गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संघ राज्य संबंध या केंद्र राज्य संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। केंद्र राज्य संबंधों के बारे में पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि भारत में संसदीय संघात्मक शासन को अपनाया गया है। संघात्मक शासन ऐसा शासन होता है जिसमें संविधान के द्वारा स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। राज्य केंद्र के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता, केंद्र राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता और इसके लिए 3 सूचियों का निर्माण किया गया है। संघ सूची के समस्त विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची के समस्त विषयों पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं और समवर्ती सूची में ऐसे विषयों को रखा जाता है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों कानून बनाने का अधिकार रखती हैं। लेकिन कभी क्लैश अगर होता है, मतलब किसी एक विषय पे दोनों के द्वारा कानून बनाया जा रहा है और उनमें डिफरेंसेस हैं, तो ऐसी स्थिति में केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून को मान्यता दी जाती है। थोड़ा सा हम इतिहास में जाएं तो भारत 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा था और जब भारत 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा, अंग्रेज़ों ने यहाँ शासन किया, उस समय भारत देशी रियासतों और ब्रिटिश प्रांतों में बटा हुआ था और संवैधानिक विकास यहाँ पे 1857 के बाद लगभग शुरू हो गया था। संवैधानिक विकास के विभिन्न चरणों में तथा स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत राजनीतिक सुधारों के माध्यम से प्रांतों ने भी इकाइयों के रूप में पहचान बनानी प्रारंभ कर दी थी तथा अधिकाधिक वे स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हो रहे थे। 1861 के भारत सरकार अधिनियम से ही इस व्यवस्था का उदय हुआ, जिसे प्रोफेसर M.V. बाइली 20वीं सदी की भारतीय व्यवस्थापिकाओं का प्रारंभिक राजपत्र मानते हैं। इसी प्रकार 1892 के अधिनियम के द्वारा बंगाल, मुंबई, मद्रास तथा उत्तर पश्चिमी प्रांत की विधायी परिषदों का विस्तार किया गया, लेकिन फिर भी इससे भारतीयों को सम्मानजनक अधिकार उस समय तक नहीं मिल पाया था। इसके पश्चात 1909 के अधिनियम और 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय परिषदों के आकार में और शक्तियों में वृद्धि की गई और शक्तियों में वृद्धि करके शासन को अधिकाधिक लोकतांत्रिक बनाने का प्रयास किया गया। निर्वाचित सदस्यों की संख्या में भी वृद्धि करने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी चूंकि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना कर दी गई थी और द्वैध शासन की स्थापना की वजह से, मतलब जिस तरीके से जितना उपयोगी 1919 का अधिनियम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। 1935 का अधिनियम जब लाया गया तो 1935 के संवैधानिक सुधारों के माध्यम से अखिल भारतीय संघ बनाया गया, जिसमें 11 ब्रिटिश प्रांत व 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्र थे जो देशी रियासतों को मिलाकर बने थे। इस प्रकार पहली बार देश का स्वरूप एकात्मक से संघात्मक स्वीकार किया गया और उसको व्यवहारिक रूप देते हुए मतलब राज्यों को अधिकाधिक शक्तिशाली बनाया गया। चूँकि भारत बहुत ज़्यादा बटा हुआ था तो जब 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली तो उस समय बहुत बड़ी समस्या थी संविधान निर्माताओं के सामने कि भारत में शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार किया जाए जिससे एक मजबूत केंद्र की स्थापना हो और राज्यों को भी अपनी स्वतंत्रता का अनुभव हो। क्योंकि राज्य जो थे वो ये चाहते थे कि हम स्वतंत्र हो गए हैं तो हमें लगे कि हम स्वतंत्र हैं, हमें कुछ शक्तियाँ मिले अपनी जिनका हम खुद उपभोग कर सकें और उसमें केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप ना हो। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भारत की राजनीतिक विरासत, आर्थिक स्थिति तथा सामाजिक सांस्कृतिक वैविध्यपूर्ण देश के लिए केवल संघात्मक व्यवस्था ही सबसे उचित मानी गई और इस विविधता को एकता के सूत्र में बांधने का जो दुष्कर कार्य था, बहुत ही मुश्किल कार्य था, उस कार्य को तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके गृह सचिव वीपी मेनन के द्वारा संपादित किया गया। इस प्रकार भारत राज्यों का एक संघ बनाया गया और भारत राज्यों का जो संघ बना
उसमें राज्यों को पर्याप्त अधिकार दिए गए और राज्यों को पर्याप्त अधिकार देकर एक मजबूत केंद्र की स्थापना की कोशिश की गई। भारतीय संघ में राज्यों की विशिष्ट स्थिति है और वे संघीय व्यवस्था के साथ में किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। भारत में राज्य या राज्य के समूहों को यह अधिकार नहीं है कि वे संघ से अलग हो सके, न ही राज्य अपनी इच्छा से अपनी सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। और जो मतलब शक्तियों का बंटवारा है, वो शक्तियों का बंटवारा भी कुछ हद तक केंद्रीय सरकार के पक्ष में झुका हुआ सा प्रतीत होता है। इसको स्पष्ट करते हुए, भारतीय संघवाद को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था, यह केंद्र में केंद्रीय तथा राज्य में राज्य सरकार की स्थापना कर शासन के 2 स्तर स्थापित करता है, जिनमें से प्रत्येक अपने क्षेत्र में संविधान द्वारा नियत सर्वोच्च शक्ति का उपभोग करते हैं। इसी प्रकार के संथानम ने भी संविधान को संघात्मक माना, जिसकी संघात्मकता न्यायपालिका द्वारा सुरक्षित है, जिसे संवैधानिक संशोधनों के बिना भंग नहीं किया जा सकता। प्रोफेसर पॉल एच. एपलबी ने भारतीय संघ को अत्यधिक संघात्मक माना और प्रोफेसर एलेक्जेंड्रोविच भी इसे ऐसा ही संघ मानते हैं, जिसमें संप्रभुता शक्ति में केंद्र तथा राज्य सरकारें साझेदार होती हैं। इस प्रकार इन विचारकों ने यह माना कि भारत में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है और संघात्मक व्यवस्था को अपनाकर राज्यों को पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान की गई है। लेकिन फिर भी कुछ विद्वान हैं जो इसे एकात्मक अथवा एकात्मक की ओर झुका हुआ संघवाद मानते हैं। प्रोफेसर पी.टी. चाको, के.सी. वेयर तथा आइवर जेनिंग्स ऐसे ही विद्वान हैं। के.सी. वेयर भारतीय संघ में एकात्मकता के लक्षण को देखते हुए कहते हैं कि इसमें गौण रूप से कुछ लक्षण संघात्मक व्यवस्था के हैं। आइवर जेनिंग्स भारतीय संघ का विश्लेषण करते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि इसमें केंद्रीयकरण की तीव्र प्रवृत्ति पाई जाती है, लेकिन फिर भी भारत में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन किया गया। भारत राज्यों का एक संघ है और भारत के संविधान को विधायिका, कार्यपालिका और केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय शक्तियों में विभाजित किया गया है, जो संविधान को संघीय विशेषता प्रदान करता है, जबकि न्यायपालिका एक अलग श्रेणीबद्ध संरचना में एकीकृत है। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के विभिन्न पहलुओं का आदान प्रदान करता है और संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच भाग 11 में संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताया गया है। विधायी संबंधों की श्रेणी में नंबर 1 संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनी क्षेत्राधिकार आते हैं। विधायी विषयों का वितरण, राज्य सूची में एक विषय के संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्तियाँ, केंद्र सरकार के नियंत्रण वाली राज्य विधानमंडल। हालांकि संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण करती है। विधायी विषयों को प्रथम संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची में बांटा गया है। वर्तमान समय में संघ सूची के अंतर्गत 100 विषय शामिल हैं, जिसमें विदेशी मामले, रक्षा, रेलवे, डाक, बैंकिंग, परमाणु ऊर्जा, संचार, मुद्रा आदि जैसे विषयों को शामिल किया गया है। वर्तमान समय में राज्य सूची में 61 विषय शामिल है, जिसमें पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, परिवहन, स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय सरकार, पेयजल की सुविधा, साफ सफाई जैसे विषय सम्मिलित हैं। समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल किए गए हैं, जिसमें शिक्षा, वन, जंगली जानवरों और पक्षियों की रक्षा, बिजली, श्रम कल्याण, आपराधिक कानून और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, दवा आदि विषयों को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 245 अपनी कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग से संबंधित कुछ मामलों में राज्यों को निर्देश देने के लिए केंद्र को शक्तियां प्रदान करता है।
अनुच्छेद 249 राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में एक विषय के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को शक्तियां प्रदान करता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 250 के तहत संसद में जब राष्ट्रीय आपात की स्थिति होती है तो संसद के हाथों में राज्य सूची से संबंधित मामलों पर कानून बनाने की शक्तियां आ जाती है। इसी प्रकार अनुच्छेद 252 के तहत संसद के पास 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। प्रशासनिक संबंधों की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 256 से 263 का संबंध केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों के आदान प्रदान से है। अनुच्छेद 256 यह बताता है कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना प्रत्येक राज्य का अधिकार है। कोई भी मौजूदा कानून जो उस राज्य पर लागू होता है और संघ की कार्यकारी का शक्ति का विस्तार करने हेतु एक राज्य को इस तरह के दिशा निर्देश दिए जाते हैं जिसे राज्य को भारत सरकार के सामने प्रस्तुत करना ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं, ये तो शक्तियों के विभाजन की बात थी बच्चों। अब हम बात करते हैं केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग की। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न प्रावधान तय किए गए हैं, जिसमें अनुच्छेद 261 यह बताता है कि सार्वजनिक कानूनों, रिकॉर्ड और प्रत्येक राज्य तथा संघ की न्यायिक कार्यवाही के लिए पूर्ण विश्वास और पूरा श्रेय भारतीय भूभाग को दिया जाना चाहिए। आर्टिकल 262 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी भी अंतर्जातीय नदी या नदी घाटी के पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत पर निर्णय या फैसला सुना सकती है। अनुच्छेद 263 राज्यों के बीच विवादों पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रपति को जांच कराने के लिए एक अंतर राज्य परिषद का गठन करने की शक्ति देते हैं। यह राष्ट्रपति को कुछ या सभी राज्यों या संघ अथवा एक से अधिक राज्यों के उन विषयों पर जांच या चर्चा कराने की भी अनुमति देता है जिन पर सभी का एक साझा हित होता है। अनुच्छेद 307 के अनुसार संसद कानून के द्वारा व्यापार और वाणिज्य के अंतर्राज्यीय स्वतंत्रता से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए उचित समझे जाने वाले कानून द्वारा ऐसे प्राधिकारी की नियुक्ति कर सकता है। मतलब केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कार्य कर सकती हैं। आपातकाल के दौरान केंद्र और राज्य के संबंध थोड़े परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही आपातकाल घोषित होता है वैसे ही समस्त शक्तियाँ केंद्र सरकार में निहित हो जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के दौरान राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीनस्थ हो जाती है। राज्य के सभी कार्यकारी कार्य केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाते हैं। एक राज्य में आपात स्थिति के दौरान अनुच्छेद 356 के तहत राज्य के विधानमंडल के अलावा राष्ट्रपति खुद सभी या राज्य सरकार और राज्य में राज्यपाल या प्राधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों और सभी या किसी भी कार्य को अपने हाथ में ले सकते हैं। वित्तीय आपात स्थिति अनुच्छेद 360 के दौरान संघ अथवा केंद्र द्वारा किसी भी राज्य सरकार को वित्तीय सिद्धांतों का पालन करने के दिशा निर्देश दे सकता है, जो विशिष्ट दिशा निर्देश भी हो सकते हैं। इन दिए जाने वाले दिशा निर्देशों पर राष्ट्रपति स्पष्ट और आवश्यक निर्णय दे सकते हैं। इसी प्रकार जब हम वित्तीय संबंधों की बात करते हैं तो संविधान के 12वें भाग का अनुच्छेद 268 से 293 केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों से संबंधित होता है। इसमें राजस्व शक्तियों का आवंटन किया गया है। राजस्व शक्तियों में संविधान केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को राजस्व के स्वतंत्र स्रोत प्रदान करता है। केंद्र और राज्य को आवंटित शक्तियों को निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा समझ सकते हैं। संसद के पास संघ सूची में उल्लिखित विषयों पर कर लगाने की अनन्य शक्ति होती है। राज्य विधायिकाओं के पास राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कर लगाने की अनन्य शक्ति होती है। संसद और राज्य विधायिका दोनों के पास समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर कर लगाने का अधिकार होता है। संसद के पास अवशिष्ट विषयों से संबंधित मामलों पर कर लगाने की अनन्य शक्ति होती है। हालांकि कर राजस्व वितरण के मामले में अनुच्छेद 268 यह बताता है कि
कर संघ अथवा केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं, लेकिन राज्य द्वारा उन्हें एकत्र और विनियोजित किया जाता है। सेवा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और संघ एवं राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 268 यह बताता है, करों को संघ द्वारा लगाया जाता है और एकत्र किया जाता है, लेकिन राज्यों को सौंपा जाता है। अनुच्छेद 269। इसी प्रकार अनुच्छेद 270 के द्वारा करों को संघ द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है, लेकिन राज्यों के बीच वितरित किया जाता है। संघ के प्रयोजनों के लिए कुछ खास शुल्कों और करों पर अधिभार लगाया जाता है। यह हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल 271 बताता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 275 के तहत संसद किसी भी राज्य के लिए अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए अधिकृत होती है और संसद सहायता की ज़रूरत निर्धारित कर सकते हैं, अनुदान सहायता की ज़रूरत निर्धारित कर सकते हैं और विभिन्न राज्यों के लिए विभिन्न राशियों की सीमा तय की जा सकती है। इसी प्रकार अनुच्छेद 282 के तहत संघ या राज्य किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किसी भी प्रकार का अनुदान कर सकते हैं। इसके बावजूद भी जिस संदर्भ के साथ संसद और राज्य विधायिका के नियमों का निर्माण किया है वो उसका उद्देश्य नहीं होता। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की कार्यवाही के दौरान केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण को राष्ट्रपति परिवर्तित कर सकता है और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की स्थिति में केंद्र किसी भी राज्य सरकार को वित्तीय सिद्धांतों का पालन करने के दिशा निर्देश दे सकता है, जो विशिष्ट दिशा निर्देश भी हो सकते हैं। इन पर दिए जाने वाले निर्देशों पर राष्ट्रपति स्पष्ट और आवश्यक निर्णय दे सकता है। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित पहले प्रशासनिक सुधार आयोग की महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्न प्रकार हैं। अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया। जितना संभव हो सके राज्यों के लिए शक्तियों का अधिकाधिक विकेंद्रीकरण किया गया। राज्यों के लिए वित्तीय संसाधनों का अधिक हस्तांतरण करने का प्रयास किया गया और इस तरह की हस्तांतरण की व्यवस्था की गई जिससे राज्य अपने दायित्वों को पूरा कर सकते हैं। राज्यों के लिए ऋण की प्रगति उत्पादक सिद्धांत के रूप में संबंधित होनी चाहिए। इसी प्रकार राज्यों में उनके अनुरोध या अन्यथा के अनुसार केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती की जानी चाहिए। राज्य आपात स्थिति के दौरान अनुच्छेद 356 के तहत एक राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है और जब राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है तो उस राज्य की समस्त शक्ति केंद्र सरकार में निहित हो जाती है। उपरोक्त वर्णन को अगर हम देखें तो संविधान के द्वारा स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है और राज्यों को अपनी स्वतंत्रता, अपनी स्वायत्तता का उपभोग करने की पूरी आज़ादी है। लेकिन भारत जिन परिस्थितियों में आज़ाद हुआ था उन परिस्थितियों को अगर हम देखें तो अगर हमारा केंद्र मजबूत नहीं होगा या मजबूत नहीं होता उस समय तो अन्य बाहरी ताकतें दोबारा भारत पर आक्रमण कर सकती थी। इसी वजह से भारत की सुरक्षा की दृष्टि से भारत के लिए एक ऐसे संविधान की स्थापना की गई जिसमें केंद्र सरकार को राज्य सरकारों की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया और उसका कारण था कि भारत में नया नया लोकतंत्र स्थापित हुआ था और उस नए लोकतंत्र में राज्यों को स्वायत्तता भी देनी थी और केंद्र को मजबूत भी बनाना था। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत में कुछ लक्षण हमने हमारे संविधान निर्माताओं ने कुछ लक्षण संघात्मक शासन के लिए और कुछ एकात्मक शासन के लिए। तो एक ऐसी संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसमें केंद्र और राज्य दोनों स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सके और दोनों के लिए स्पष्ट कानून बनाए गए हैं और स्पष्ट उल्लेख किया गया है। आपात स्थिति में केंद्र सरकार के पास राज्यों के कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार आ जाता है, लेकिन अगर हम राजनीतिक स्थितियों को देखें तो व्यवहारिक तौर पे ऐसा नहीं होता है। व्यवहारिक तौर पे
केंद्र सरकार में जिस राजनीतिक दल की सरकार होती है, ये राजनीतिक बुराई है। मतलब राजनीति में बुराई के रूप में इसे सम्मिलित कर लिया गया है। आमतौर पर ये देखा जाता है कि केंद्र में जिस राजनीतिक दल की सरकार होती है और राज्य में भी अगर उसी राजनीतिक दल की सरकार है, तो राज्यों को अनुदान ज़्यादा मिलेगा, सहायता ज़्यादा मिलेगी। और अगर ऐसा नहीं है तो राज्यों को बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो भारतीय राजनीति में ये जो राजनीतिक बुराई सम्मिलित हो गई है, इसे समाप्त किया जाना चाहिए और केंद्र और राज्यों के बीच एक स्वस्थ संबंधों की स्थापना करने का प्रयास किया जाना चाहिए। धन्यवाद।